अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से और हम देख रहे हैं कि जितनी भी ताकतवर टीमें हैं वो अपनी पोजीशन इस वक्त मजबूत कर चुकी हैं और सूरत हाल इस वक्त वर्ल्ड कप में काफ़ी वाज़ेह होती जा रही है। कल के मैच के हवाले से डिटेल डिस्कशन हम प्रोग्राम में आगे चलकर करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि नीदरलैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मैक्सवेल ने हमने देखा कल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही। कल वर्ल्ड कप की तेज़ तरीन सेंचुरी भी उन्होंने बनाई है और ऑस्ट्रेलिया का इस फतह से रन रेट तो बेहतर हुआ है, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर हम देख रहे हैं कि किसी भी किस्म की तब्दीली अभी हमें नहीं दिखाई दे रही है। टॉप 4 टीमें भी वही हैं और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी भी 5वें नंबर पर ही मौजूद है। पाकिस्तान अपना बहुत इंपॉर्टेंट मैच कल खेलने जा रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ और अब देखना यह है कि कल पाकिस्तानी टीम किस तरह करती है। जितनी तनकीद पाकिस्तानी टीम पर और उनकी परफॉर्मेंस पर की जा रही है, इस पर आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे, भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। नया इंकशाफ तरक्याती बजट प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होता रहा। ग्रेप फ्रूट का ऐसा इस्तेमाल जो आपकी जिंदगी बदल दे। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को धो डाला और नूरपुर में बनी लजीज नवाबी सवैयां और फ्रूट ट्राइफल भी होंगे आज के प्रोग्राम का हिस्सा। सबसे पहले बात करेंगे इसराइल के हवाले से। इसराइल फलस्तीन जंग की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मशरिक वस्ता की सूरत हाल अगर हम देखें तो वो लम्हा ब लम्हा बदलती दिखाई दे रही है। दुनिया एक बड़े हादसे से दो चार हो सकती है और ये कह रहे हैं दुनिया के बेहतरीन शख्स एलन मस्क, जो खबरदार कर रहे हैं कि इसराइल और हमास समेत यूक्रेन और रूस की जंगों के बायस इंसानियत मुमकिना तीसरी जंग अजीम के करीब पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान को प्रॉक्सी वॉर पर सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि ईरान के साथ तनाज़ा नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपना दिफा जरूर करेंगे। दूसरी जानिब इसराइल की जारियत का दायरा फैल रहा है। इसराइल ने शाम पर हमला किया जिसके नतीजे में 8 शामी फौजी मारे गए हैं। इसराइल गजा को गैर इंसानी इलाका बनाने की बदतरीन कोशिशों में मसरूफ है और दुनिया इसराइल को रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। इसराइली फौज के मेजर जनरल ने 23 अक्टूबर को इसराइली मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इसराइल के इक़दामात से शदीद इंसानी बहरान पैदा करना यह हमारे मकासद के हुसूल के लिए जरूरी है। गजा एक ऐसा मकाम बन जाएगा जहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। मशरिक वस्ता की सूरत हाल किसी भी वक्त तबाहकुन हालात की तरफ जा सकती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका ने मशरिक वस्ता से अपने लाखों शहरियों के इनखला की हंगामी मनसूबाबंदी की है। गजा के अस्पताल पर हमले में कौन मुलव्विस है, इसके बारे में रूस का अहम तरीन बयान भी सामने आया है। रूसी और खलीजी मीडिया ने वाज़ेह किया है कि अगर इसराइल मुलव्विस नहीं है तो फिर सैटेलाइट तस्वीर फराहम करे, जबकि रूस के रुकन पार्लियामेंट आंद्रे गरलोफ ने इस हमले में अमेरिका के मुलव्विस होने का इल्जाम भी लगाया है। दूसरी जानिब सदर तैयब एर्दोगान ने भी अपनी जमात के इजलास से खिताब में कहा कि मगरब हमास को एक दहशतगर्द तंजीम कह रहा है, लेकिन मेरे नज़दीक ये जंगजू नहीं बल्कि मुजाहिदीन हैं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इसराइल अपने अज़ाइम में आने वाली किसी भी रुकावट को कबूल करने को तैयार नहीं है और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में होने वाली आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जियों का पर्दा चाक करते हुए इंसानी बुनियादों पर फौरी तौर पर जंग का मुतालबा किया है। तो इसराइल की जानिब से सेक्रेटरी जनरल से ही ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक सिफारतकार नजम साकिब साहब ने मैं ज्वाइन किया है। नजम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब ये बात तो वाज़ेह होती महसूस हो रही है कि इसराइल गजा को गैर इंसानी इलाका बनाने जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं, इसराइल ऐसी किसी कोशिश में कामयाब हो सकता है? देखिए, ये तो बात जाहिर है कि इसराइल के कुछ मकासद हैं। हमास ने जो हमला किया उसकी आड़ में जो जवाबी हमला इसराइल ने किया है और फिर जो दुनिया का रिस्पांस हमें नजर आ रहा है, तो लगता यही है कि वो जो बरसों से उनकी ख्वाहिश थी इसराइल की कि ये इलाका खाली हो और इसमें से फ़लस्तीनी सारे जो हैं वो चले जाएं, उसके लिए उन्होंने एक डेडलाइन भी दी थी। फिर उसके बाद पता लगा जी को सुरंग भी खोदी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भी बात आई कि भाई जो लोग निकलना चाहते हैं वो निकल जाएं। कामयाब होगा कि नहीं, ये लगता तो यही है कि इस वक्त जो है वो पलड़ा इसराइल का भारी है, क्योंकि दुनिया जो है जो ताकतवर ममालिक हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, वो तो सीधे सीधे से इसराइल के साथ हैं। उन्होंने तो एक ब्लाइंड आई रखी हुई है, वो जो कुछ भी कर रहा है जी उस पे वो बिनवान वैसे ही करना चाहते हैं। लेकिन नजम साहब, मुस्लिम ममालिक की बेबसी की बात करें तो वो भी हम सबके सामने है, लेकिन मुस्लिम ममालिक को बिलाखिर कुछ किरदार तो अदा करना पड़ेगा। ईरान कुछ सख्त बातें कर रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी भी हमें कोई ऐसा कदम नहीं नजर आ रहा कि मुस्लिम ममालिक इसराइल को मजबूर कर सके जंगबंदी के लिए।
देखिए, मुस्लिम ममालिक जो है ना, उनको हम थोड़ा सा गलतफहमी दूर कर लें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो 56 ममालिक हैं OIC के, वो सारे के सारे किसी एक चीज पे इकट्ठे होके तो वो मिलिटरीली या मटीरियली जो है वो सपोर्ट करेंगे या हमास को या फलस्तीनियों को। ये थोड़ी सी गलतफहमी दूर करते हैं कि ये जंग जो इस वक्त चल रही है गजा की पट्टी में, ये जंग अरब दुनिया की इजराइल के साथ नहीं है। नंबर एक, ये जंग है हमास की, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस में और वेस्टर्न वर्ल्ड में कहा जाता है जी कि ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमास की और इजराइल की जंग है। और अभी तक आपने ठीक कहा कि सिर्फ जो है वो कंसर्न ही जाहिर किए जा रहे हैं। अब ये तवक्को रखना कि 1967 की तरह कोई मुस्लिम महाज भी बन जाए और मिल के जो है वो इजराइल का मुकाबला करें, ऐसा मुमकिन इसलिए भी नहीं है कि ये 56 ममालिक जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इनकी 56 फॉरेन पॉलिसियां हैं, इनकी खारजा पॉलिसियां हर एक की अलग-अलग हैं, इनके अपने अंदर बड़े मसाइल हैं। शायद ही कोई एक मुल्क। अच्छा, तुर्की को हमने देखा है नजम साहब, काफी देर तक इसराइल और हमास के मुतल्लिक वहां से खामोशी रही थी, लेकिन अब तुर्की ने भी हमास की वाज़ेह तौर पर हिमायत की है और इसराइल का दौरा भी मंसूख कर दिया गया है। तुर्की का ये जो वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है, ये आप क्या समझ रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, तुर्की और ईरान की तरफ से हमें जो बयानात सामने आ रहे हैं वो बड़े सख्त हैं। ईरान का पहले हमें मैसेज मिला, उन्होंने कहा जी कि बंद कर दें, वरना यानी इजराइल से उन्होंने कहा कि जी ये जंग बंदी करें फौरी तौर पे, वरना एक नया महाज खुल सकता है। इसका क्या मतलब था? इसका एक मतलब ये हो सकता है कि ईरान जो है वो मिलिटरीली उसमें आ जाएगा, या हो सकता है कि हिजबुल्लाह जो कि लबनान बेस्ड है वो बीच में आ जाए। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि वो बात आगे नहीं बढ़ी। इसी तरह यानी तुर्की का भी हम देख रहे हैं, बड़े सख्त अल्फाज में वो इजराइल की मजम्मत कर रहे हैं और प्रेसिडेंट अर्दोआन जो हैं वो बहुत वोकल हैं इस सिलसिले में कि इजराइल को कंडेम किया जाए, ना सिर्फ अपने मुल्क अंकारा में, अपने कैपिटल में, बल्कि यूनाइटेड नेशंस में भी। जिस तरह पाकिस्तान जो है वो खड़ा हुआ है अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ, इसी तरह से तुर्की भी है। तुर्की चूंकि मिलिटरीली अस्करी तौर पे बहुत, लेकिन नजम साहब दूसरी तरफ जो अगर हम देखें तो जिस तरह से अमेरिका ने सलामती काउंसिल में पेश होने वाली जो दोनों करारदादें हैं उनको नाकाम बनाया है, तो यकीनन लग तो ऐसा ही रहा है कि अमेरिका मशरिक वस्ता में जो इसराइली कार्रवाइयां हैं उनको हवा दे रहा है। सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का ही है, क्योंकि अमेरिका के जो अपने इंसानी हुकूक की जिनकी वो बात करता है वो भी शायद कहीं गुम चुके हैं। देखिए, ये कहना कि अमेरिका जो है वो इस वक्त फलस्तीनियों का साथ देगा या इजराइल के साथ जो है वो कोई ऐसे ताल्लुकात अपने खराब कर लेगा, उसमें एक दो बयानात जो यूनाइटेड नेशन से आ रहे हैं उसमें तो खुल खुला के लोगों ने कहा जी कि जो इजराइल इस वक्त कर रहा है उसकी पुष्टपनाही अमेरिका कर रहा है और अमेरिका की पूरी सपोर्ट इजराइल को हासिल है। वो नजर भी आ रहा है उनका, वो जो बहरी बेड़ा चल पड़ा था वो शायद पहुंच भी गया हो अब तक, और दूसरी जो इमदाद है खासतौर पे अस्करी इमदाद वो तो पहुंच ही रही है, वो तो दुनिया को जानती है। अब ये तवक्को रखना कि अमेरिका जो है वो देखे कि किसके साथ जुल्म हो रहा है, यानी वो जो मॉरल आर्ग्यूमेंट है ना हमारा, अखलाकी आर्ग्यूमेंट, कि वो देखें इस वक्त एक पूरे का पूरा इलाका इनाहिलेट हो रहा है, पूरी एक पॉपुलेशन जो है 2.4 मिलियन फलस्तीनी जो हैं जो गजा की पट्टी में हैं, उनका कुछ पता नहीं है उनमें से कितने बच गए हैं, कितने निकल गए हैं, और ये बमबारी जारी है, अस्पतालों और मस्जिदों पे भी अब हो रही है। वो जो अस्पताल का एक वाकया पेश आया, वो जो बम का, उसके बारे में तहकीक हुई, पता लगा जी कि ये तो जो बॉम्ब इस पे गिरा है वो स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का कोई बॉम्ब है और वो अमेरिका के पास है और अमेरिका ने वो दिया। जो बाइडेन साहब ने जो है वो इसको कहा कि नहीं जी ये तो हमास की तरफ से है, फिर उन्होंने वो ट्वीट वापस ले लिया। तो ये तो साफ नजर आ रहा है। अब ये है कि अमेरिका से आप तवक्को ना रखें, दुनिया को अमेरिका से तवक्को नहीं है। तवक्को अगर है तो वो चाइना से है या रूस से है कि वो अपनी उनकी ताकत है। एक तो वो सिक्योरिटी काउंसिल में दोनों परमानेंट मेंबर हैं, P5 के 2 अहम मेंबर हैं,
दूसरा ये है कि वो वाकईतन अगर सीरियसली इसके बारे में करेंगे, सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो फलस्तीनियों के हक में फैसला करेंगे। ठीक है, तो शायद अच्छा, जिस तरह से 7 अक्टूबर को हमने देखा हमास की इसराइल के खिलाफ कार्रवाई को, पहले तो आप कैसे देख रहे हैं? हमास के हमलों ने जिस तरह से इसराइल को गजा पर वहशियाना बमबारी का जवाब फराहम किया है, यही कहा जा रहा है। और दूसरा, क्या हमास के पास इतनी ताकत मौजूद है कि वो इसराइल रियासत के खिलाफ जंग जारी रख सकेंगे, कंटिन्यू रख सकेंगे इसको? देखिए, पूरी दुनिया इस पे हैरान हुई थी। ये 7 अक्टूबर का जो आपने जिक्र किया है, जब हमें पता लगा कि पहली रिपोर्ट आई कि 2500 रॉकेट जो हैं वो हमास की तरफ से फायर हुए हैं। इजराइल ने कहा जी 5000 हुए हैं। हमास ने बाद में कहा जी कि नहीं, ये तो कुछ 300-400 रॉकेट थे। तो कुछ पहले तो रॉकेटों की समझ नहीं आई कितने हुए, लेकिन ये तय है कि उसका बकौल इजराइल के कि इजराइल को नहीं पता था, बकौल अमेरिका के कि अमेरिका को नहीं पता था, बकौल फलस्तीनियों के कि ये फलस्तीनियों को भी नहीं पता था। जो साथ में आपके किंगडम्स हैं या जो आपकी जीसीसी कंट्रीज हैं, उनको भी नहीं पता था कि ये हमला जो है ये आज होना है। ये अचानक हमला हुआ। अब इस वक्त की सूरत हाल अगर आप देखें कि वो क्या वक्त क्या था, उसमें एक बड़ी अहम चीज हो रही थी, जिसमें कि फलस्तीन के हवाले से अगर हम देखें तो वो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क यानी अग्रीमेंट था, जिसमें कि जो यानी अमेरिका कर रहा था कि किसी तरीके से इजराइल और KSA यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की कोई बातचीत हो, कुछ सिफारती ताल्लुकात हों। क्योंकि आप सब जानते हैं कि UAE ने भी तस्लीम कर लिया, इजिप्ट ने भी कर लिया, सूडान ने भी कर लिया, बहुत सारे और ममालिक जो हैं उन्होंने इजराइल को तस्लीम कर लिया। अब जब मुसलमान ममालिक के सरखेल यानी कि सऊदी अरेबिया की बात हो रही थी, तो ये वो वक्त है जबकि बिल्कुल फाइनल वो डील हो रही थी, और उसमें सिर्फ ये था कि अमेरिका की जो कांग्रेस है उन्होंने इसको अप्रूव करना था, और बात आगे तक चली जा चुकी थी, डिटेल हो चुकी थी। ठीक है, अब वो लोग जिन्होंने इस मुआहदे को पढ़ा है या इस एग्रीमेंट को या इस डील को पढ़ा है, वो ये जानते हैं कि उसमें फलस्तीन के मसले का जिक्र नहीं था। उसमें बिल्कुल ये नहीं था कि फलस्तीन को भी कोई दिया जाएगा, कुछ 2 स्टेट वो जो सोल्यूशन जिसकी बात अब्राहम अकॉर्ड्स में हुई, ओस्लो में हुई, और इतने अरसे से हम सुनते हैं। ठीक है, तो नजम साहब आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान अब इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? मशरिक वस्ता की सूरत हाल को अगर हम देखते हैं, हमारे अंदरूनी मुआशी और सियासी मामलात हैं, अगर वो शायद ठीक होते तो फिर हमारी बात में कोई ताकत होती। आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान के हालात अगर अच्छे होते मुआशी तौर पे, जिस तरह के आपने कहा है, तो मेरा ख्याल है उस वक्त भी हम एकदम से बीच में ना आते। मैंने जिस तरह आपको एक पहले सवाल के जवाब में बताया है कि ये जंग जो है ये हमास की एक ग्रुप की है, वो फलस्तीनियों का ग्रुप है, लेकिन उसमें सारे के सारे फलस्तीनी शायद उसके साथ भी नहीं हैं। इसी तरह से मुस्लिम ममालिक में भी हमास के बारे में 2 अलग-अलग जो है वो राय रखी जाती है। अब इसको मिक्स नहीं करते ना कि ये फलस्तीनियों की जंग है। फलस्तीनियों को तो यानी बकौल यानी वो जो इसके यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो ये कहते हैं कि हमास ने हमला किया और इजराइल जो है वो फलस्तीनियों को सजा दे रहा है। जरा देखिएगा ये डिस्टिंक्शन। अब ये कि पाकिस्तान क्या करता, मेरा ख्याल है पाकिस्तान बिल्कुल वही करता जो इस वक्त कर रहा है, OIC के फोरम पे, यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे, और अपने तौर पे भी। अगर आप देखें तो हमारी तरफ से जो जो आपके काकड़ साहब हैं वजीर आजम, उनका बयान देख लीजिए, वजीर खारजा जो हैं जलील अब्बास जिलानी, उनके 2-3 बयान देख लीजिए, जिसमें उन्होंने जेनोसाइड का जिक्र किया कि इजराइल जो है वो गजा में जेनोसाइड कर रहा है, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी उस वक्त तक की जो पाकिस्तान ने दी, और सख्त अल्फाज में मुजम्मत की। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी यही बात की, और उन्होंने कहा जी कि आपकी हम मदद जारी रखेंगे, लेकिन अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे और सिफारती तौर पे। आपका ये सवाल कि जी क्या माशी तौर पे हम लोग बहुत ज्यादा कुछ जापान टाइप मुल्क होते या और कुछ नहीं तो मलेशिया टाइप होते, मेरे ख्याल में उस वक्त भी हमारा यही स्टैंड होता, और यही स्टैंड इस वक्त लेने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक सिफारतकार नजम साकिब साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि हुकूमत का अल्टीमेटम सिर्फ अफगान बाशिंदों के लिए नहीं है, बल्कि जो तमाम गैर कानूनी मुकीम हैं, गैर मुल्की हैं, उनके लिए अल्टीमेटम है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कौमी मफाहमत की बातें होने लगी हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मोहम्मद अली दुरानी के सिलसिले में मुलाकात भी हुई है और कौमी मफाहमत के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान ने अपना इरादा भी जाहिर किया है। नवाज शरीफ पहले लाहौर जलसे में कौमी मफाहमत की बात कर चुके हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI अपने सियासी मुखालिफिन को चोर और खुद को साधु साबित करते रहे और अब उनके मुताल्लिक कुछ और इंकशाफात हैं जो कि मंजर आम पर आ रहे हैं कि उन्होंने कौमी खजाने को अपनी जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर की हुकूमत ने बजट में 870 मिलियन रुपए प्रोपेगेंडे के लिए मुख्तस किए हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का कहकर सोशल मीडिया टीमों को मजमूम बयानियां फैलाने के काम पर लगाया गया, जिसके सियासी मकासद थे। यानी तहरीक इंसाफ दौर में तरक्याती प्रोग्राम्स की रकूम प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल की जाती रही हैं। चेयरमैन PTI ने साइफर लीग केस में वकील सलमान सफ्तर और खालिद यूसुफ के जरिए एक दरख्वास्त भी दायर की है, जिसमें फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि परवेज इलाही की मुश्किलात भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने परवेज इलाही को एंटी करप्शन लाहौर के हवाले करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। एंटी करप्शन की टीम उन्हें लेकर अडियाला जेल से लाहौर रवाना हो गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया इंसानी बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की, उसमें बात की गई है, लेकिन जब दूसरी तरफ का मौक़िफ़ देख रहे हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिस तरह से कौमी मुजरिमों की अगर बात हो रही है, जब सिविल अदालतों में ट्रायल होते हैं तो फिर उसमें हद से ज़्यादा वक्त लग जाता है। ये आपने दुरुस्त कहा। हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है उसमें बहुत डिलेज हैं और खुद माजी के चीफ जस्टिस साहिबान भी और अब वाले भी, इवन जस्टिस काजी फायजी साहब ने जब पहले दिन फुल कोर्ट हेयरिंग की थी उस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट की, तो उन्होंने भी कहा था कि इस एक दिन में 1000-2000 केसेस और बढ़ जाएंगे, यानी बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। बट बैकलॉग के होते हुए जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाते हैं। पॉलिटिकल मामलात पर ही कोर्ट उलझ जाती है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि जो पॉलिटिकल मामलात हैं उनको और ना टेक अप किया जाए और वापस भेजा जाए। उनकी आपको याद है कोटेशन भी होती थी कि पार्लियामान के मामलात, सियासी मामलात के हल के लिए पार्लियामान का फोरम है। लेकिन जब बिल्कुल ही तसादुम की सूरत हाल पैदा हो जाए, मामलात आगे बढ़ने की बजाय रुक जाएं, तो आईनी मामलात तो कोर्ट को देखने होते हैं। इन आईनी मामलात को देखते हुए कोर्ट फिर ऑब्जर्वेशन भी देती है, कोर्ट अपने फैसले भी देती है और बहुत सारे फैसले एक प्रेसिडेंट्स यानी अदालती नज़ीरों के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं और यही सूरत हाल अब भी हमारे सामने है। ठीक है पराचा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आप क्या समझते हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ को सियासी पार्टी से प्रोपेगेंडा पार्टी में क्यों तब्दील किया? पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात PTI रही है। आप क्या समझते हैं कि हर मौके पर ही प्रोपेगेंडे का सहारा लेने की वो कोशिश करते रहे, तभी मकबूलियत में इजाफा हुआ? जिस तरह से KPK के अवाम के पैसे को हम देख रहे हैं कि अपनी जाती तशहीर में ये पैसे लगाए गए। अभी भी हम देख रहे हैं अगर कोई फंडिंग नहीं आ रही तो अभी भी सोशल मीडिया पर इतनी फंडिंग, इतने पैसे किस तरह से लगाए जा रहे हैं? ये तो बड़ा मामूली सा फंड है जो सामने आया है। ये प्रोपेगेंडे का एक छोटा सा एलिमेंट है जो सामने। और मजे की बात ये है कि कल 2 साहिबान को मैं सुन रहा था, एक साहिबा एक साहिब को, यानी डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा भी शिकायत कर रही हैं और फयाज चौहान साहब भी शिकायत कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया। भाई आप लोग ही तो उस हुकूमत में थे, आप कभी तलात के वजीर थे, कभी सूबे में कभी मरकज में, आप ही तो अब जो पाकिस्तान के माशरे में कहा जाता है कि अखलाकियात खत्म हो गई और भरम खत्म हो गया, ये सरेआम थप्पड़ मारने वाले दूसरे पॉलिटिशियंस को तो आप थे। देखिए सिर्फ ये नहीं था जाती तशहीर के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ, ये मैं इससे बढ़ के कहूँगा कि मुखालिफिन की कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, किरदार कुशी करने के लिए, उन चोर डाकू साबित करने के लिए, उनको बददियानत साबित करने के लिए वो एक अंबार लगा दिए गए। और ये सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनको PTI की गवर्नमेंट में कहा जाता था कि ये लोग
इन्फ्लुएंसर हैं, इनको तो तनख्वाह दी जाती थी जो लेकिन पराचा साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जो नाम आप ले रहे हैं, फयाजुल हसन चौहान की आप बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी को भी हम नहीं भूल सकते हैं, वजारत इत्तलात उनके पास थी। ये तमाम लोग तो अब इस तरह से साइड पर हैं और चुप होकर बैठे हैं जैसे इन्होंने किया ही कुछ नहीं है। ये शायद सबसे ज्यादा उसमें शामिल थे, यही तो मामार थे इन तमाम कामों के। मैं भी यही बात कर रहा हूं कि ये छोटी सी एक झलक है जो हमने देखी है। मैंने कब कहा कि सिर्फ यही कुछ है? मैं तो कह रहा हूं इससे बहुत बड़ा ये है, और ये ना सिर्फ अंदरूने मुल्क है, ये सोशल मीडिया फेक अकाउंट्स या रियल अकाउंट, ये तो मुल्क के बाहर भी बहुत ज्यादा है। आप मुल्क के अंदर तो ट्रेस कर लेंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर आपने, जो जाल आपने बाहर बुना हुआ है, उसका क्या बनेगा? यानी अब हुकूमत गए हुए 16 महीने की वो हुकूमत गई, 4-5 महीने की ये हुकूमत है, इसके बावजूद जो गाली की जबान है, नफरत की जबान है, वो तो मौजूद है सोशल मीडिया पर। आप ट्विटर में चले जाएं, एक्स पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, आपको वही तसलसल नजर आता है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उस बड़े प्रोजेक्ट के बहुत सारे कंपोनेंट से ये जो कल एक कंपोनेंट की छोटी सी झलक आई, जितनी बातें आप समझते हैं कि अब उसमें कुछ कमी आ चुकी है? जिस तरह से आप एक्स का जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पर हम देख रहे हैं अब उस तरह से ट्रेंड क्रिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तो सरकार के पैसे अब यूज नहीं हो रहे, बाकियों को तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, मिस यूज ऑफ फंड्स पे 2-2 साल 3-3 साल अंदर किया गया। तो ये वाली चीजें, अब एक चीज सामने आया है, अब मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि इसका अगला स्टेप क्या होगा। वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी कभी एक ऑडियो कॉल भी पकड़ी गई थी, जो इनके आईटी के एक्सपर्ट थे और वो इन हदायत दे रही थी मोहतरमा कि आप ये करें, इसका एंगल ये करें, सीधा सीधा मुल्क की सलामती के ऊपर मुल्क से गद्दारी का आप सर्टिफिकेट जारी कर दें कि ये मुल्क के साथ गद्दारी की गई है। तो इस मुल्क के साथ इन गुज़श्ता 10-12 सालों में बड़ा भयानक खेल खेला गया है, जिसका एक कंपोनेंट ये था। अब तो एविडेंस भी आ गई कि कितने डेवलपमेंट से पंजाब की कोई सड़क सलामत नहीं रही थी। पंजाब की किसी एक मोटरवे से हट के आप जहां भी उतरे, पंजाब तबाही का निशाना बना हुआ था। लेकिन पराचा साहब, आप क्या समझते हैं, अभी जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है, हम देख रहे हैं वो साइड लाइन हो चुकी है, कुछ लोग जेलों में मौजूद हैं, किसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, तो वो लोग अगर अभी साइड पर बैठे हैं तो अब इन तमाम चीजों को कौन लीड कर रहा है? अभी भी कोई मास्टरमाइंड है? जिस तरह से फलस्तीन का भी ऑनगोइंग जो सिचुएशन है उसको रिलेट किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कि जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, गजा में जो लोगों के साथ हो रहा है, वो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ किया जा रहा है। तो अभी भी जो प्रोपेगेंडा है, अभी भी मिसगाइड तो वैसे ही कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि कुछ तो मुल्क के अंदर थे, लेकिन इनका नेटवर्क बाहर था, कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में। अभी बरतानिया की सड़कों पे क्या होता है, जब भी इधर, अब तो खैर मियां नवाज शरीफ आ गए, जब उधर थे जो भी मिलने जाता था क्या करता था? हुकूमत गए हुए तो 15 महीने हो गए थे ना उस वक्त। लेकिन जो बाहर नेटवर्क है, जो बाहर सिंपथाइजर बैठे हैं और जिनका आप कह रहे हैं ना साइड लाइन पे हो चुके हैं, ये वक्ती तौर पर है। खुद बयानात आते रहे कि जी ये मजबूरी के आलम में गए और अब भी जब बैठे हैं ये तो वापस आ जाएंगे। आप कल इनको एक रास्ता दे दें, आप देखें फिर कैसे वापस आते हैं। क्योंकि जो लोग इस सारे स्ट्रक्चर में मुलव्वस थे, स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है ना, एक कानूनी उनको समझाई हुई है। जो पेट्रनेज स्टेट देती थी वो अभी स्टेट की पेट्रनेज खत्म हो गई। इन्होंने कहा कि चलें हम जरा किनारे पे बैठ जाते हैं, जो भुगत के आएंगे उनको भी तो इलेक्टेबल्स की जरूरत होगी, उनको भी पार्टी बनने की जरूरत होगी, उनको भी लीडर्स की जरूरत होगी। तो ये अभी वो बात नहीं है कि ये खत्म हो चुका, स्ट्रक्चर टूट गया। ये स्ट्रक्चर टूट गया होता तो अभी जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जो उनका मेन ऑर्गन है वो तो अपनी जगह बरकरार है। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ से मुतालिक बात कर लेते हैं। एक तरफ मौक़िफ़ हम ये देख रहे हैं, सामने आ रहा है कि सजा याफ्ता शख्स के लिए जो जमानत का तस्वुर है वो नहीं है। दूसरी तरफ ये भी हम सुन रहे हैं कि ये तो रूटीन का मामला है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? प्रेसिडेंट तो हमारे अपने अदालती निज़ाम में, इंसाफ के निज़ाम में मौजूद है। मसलन इसहाक डार साहब जब तशरीफ ले आए थे वो भी इसी तरह आए थे, उन्होंने इसी तरह से प्रोटेक्टिव बेल ली थी और फिर सरेंडर किया था जाकर। उनकी प्रॉपर्टी भी, आप लाहौर में बैठे हैं, आपको याद होगा उनका घर जब्त किया गया और उनके घर में, उनके खानदानी घर में, उनके अपने घर में वो लंगर खाना खोल दिया गया था। वही अदालती अमल के जरिए वो सारा रिवर्स हुआ। अब
भी मियां साहब ने भी तो अपनी प्रॉपर्टी के लिए कल परसों एक एप्लीकेशन दायर कर दी है, तो अदालत का मामला है, उन्होंने अदालत में सरेंडर किया है। अदालत ने उनका राइट टू बेल पेंडिंग रखा हुआ था, क्योंकि जब दो को एक्यूज्ड को बेल मिली थी, केस खत्म हुआ था, तो उसी केस में इनका राइट टू अपील वाज केप्ट पेंडिंग कि जब वापस आएंगे वो आकर अदालत में सरेंडर करें, अपने आप को पेश करें, अदालत अपना रास्ता निकालेगी। तो अब भी मैं कहता हूं तनकीद भी करें आप या आप कोर्ट की तारीफ करें, लेकिन मामला कोर्ट में है, फैसला भी कोर्ट ने करना है। ठीक है पराचा साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरह से जमानत तालिब इल्मी में हम देखते थे कि अगर हम फेल हो जाते थे तो उतना दुख नहीं होता था जितना दुख तब होता था जब हमारा दोस्त पास हो जाता था। तो करंट सिचुएशन में आप रिलेट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को कि मुस्लिम लीग नून पास हो गई है तो पीपल्स पार्टी को ज्यादा दुख है, उन्हें अपने फेल होने का दुख नहीं है। तो ये सिचुएशन आपको डेवलप होती नजर आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अब नून लीग पर कि उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, लाडला कहा जा रहा है। अगर तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी लाडला बनने के शौक में है तो मैं नहीं समझता, क्योंकि जो उनका पावर बेस है वो तो उनका इंटैक्ट है। वहां पर बड़े अलायंसेस बने माजी में भी और अब भी बना हुआ है। यही जो अभी 16 महीने के इत्तेहादी थे, सिंध में पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी बने हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी क्या चाह रहे हैं? वो कहते हैं आप इलेक्शन करवाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी, आपको याद है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री कराएं और बेशक पीटीआई भी जीतती है तो आप इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों के हवाले करें। मैं समझता हूँ इससे बड़ा ट्रांसपेरेंट और इससे बड़ा जो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो और क्या होगा कि अगर पीटीआई जो जिसने आसिफ जरदारी को अंदर डाला, जिसने सैयद खुर्शीद शाह साहब को जेल में डाला, फरियाल तारपुर साहिबा को रात को 1 बजे अस्पताल से उठाकर जेल में डाल दिया, तो वो पार्टी कह रही हो कि अगर पीटीआई भी जीतती है तो आप उनको भी इक़्तिदार दे दें ताकि पाकिस्तान का जो एक जमहूरी अमल है और जो रूह है जमहूरियत की कि अवाम जिसको मुंतखब करें आप इक़्तिदार उनके हवाले कर दें। तो मैं तो ये समझता हूँ इलेक्शन की डेट नहीं आ रही, हर कोई प्रेस कर रहा है और वो पीपल्स पार्टी भी प्रेस कर रही है कि लेकिन पराचा साहब, जिस तरह से बिलावल ने कहा कि हमने तो मिलकर गैर जमहूरी कुव्वतों को दिखाना था कि जमहूरी हुकूमत बनाते कैसे हैं, तो इसका तो मतलब यही समझ आ रहा है कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें इस बात पर मुत्तफिक दिखाई दे रही थी कि अब वो लाडला बनकर सामने नहीं आएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब ने या मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साइडलाइन कर दिया गया है? क्योंकि पहले तो ये खबरें थी कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने ही थे जो कायल कर रहे थे नवाज शरीफ को कि इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए। बिल्कुल घर भेजना चाहिए और उसका तरीका ना तो कोई बगावत की गई खुदा ना खास्ता, ना कोई 9 मई जैसे वाकयात पीपल्स पार्टी, नून लीग या जेयूआई ने शुरू किए, बल्कि एक आईनी तरीका उन्होंने अपनाया। और आईनी तरीका क्या था कि असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया जो कामयाब हो गया। अब उसकी रिप्लेसमेंट हमारे आइन के मुताबिक यही है कि जो पार्टी नो कॉन्फिडेंस ले आएगी मोशन, वो अपना अक्सरियत भी 172 थी उस वक्त के वो पूरी करेगी। ठीक है, तो ये अगर इकट्ठे होकर ना नो कॉन्फिडेंस के ऊपर इत्तफाक करते और एक रिप्लेसमेंट के ऊपर इत्तफाक न करते तो फिर नो कॉन्फिडेंस पूरी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के आइन में है कि जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है अगर वो उसके पास बज़ाहिर 20 वोट भी हों और अपोजिशन वाले एक कंसेंसस ना करें 172 पर, तो ठीक है पराचा साहब, अभी आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए फिर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? वो किस तरह से सरवाइव करेंगे इस करंट सिचुएशन में जब हमें वन साइडेड तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं? या आपको लग रहा है एक बार तमाम जमातें फिर मिल जाएंगी और वो फिर मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट हो जाएंगी? ये मुख्तलिफ जमातें हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनकी आइडियालॉजी मुख्तलिफ है, इनकी आउटलुक मुख्तलिफ है, इनका जो अप्रोच टूवर्ड्स मैनी इशूज है, फॉर एग्जांपल टेररिज्म है, फॉर एग्जांपल इकानमी है, फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी है, मजहब के हवाले से ये मुख्तलिफ सोच की हामिल जमातें हैं। ये नहीं है अगर ये बिल्कुल एक ही लाइन पे, स्टेट लाइन पे चल रही होती इकट्ठी तो फिर तो ये एक जमात होती, ये मुख्तलिफ जमातें ना होती। इसलिए इलेक्शन के वक्त नैरेटिव हर जमात का आता है, हमें उसको हर जमात का अपना अपना नैरेटिव। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। और अब कल बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। कल पाकिस्तान का अहम तरीन मैच होने जा रहा है जनूबी अफ्रीका से, और ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी टीम मैचेस हार रही है तो चांसेस हमारे पास डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। इस मैच में जीतकर हम टूर्नामेंट में जो अपनी पोजीशन है उसको बरकरार रख सकते हैं। जनूबी अफ्रीका की टीम के खिलाफ हमें गेम प्लान के मुताबिक ही मैदान में उतरना होगा, और जो हमारे खिलाड़ी हैं जितनी भी तमाम गुजरी शिकस्तें हैं, गलतियां हैं, उनको भी जहन से उतारना होगा। खासतौर पर अफगानिस्तान के हाथों जो अपसेट शिकस्त हमें मिली है वो हमें फिलहाल तो मेरा ख्याल है बिल्कुल भूल जानी चाहिए। एक्स पर हम देख रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की हिमायत में एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम सबको बाबर आजम का साथ देना होगा। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि बाबर आजम का साथ इसलिए देना है कि वो पाकिस्तान के कैप्टन हैं, पाकिस्तान को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ गुलकार अली जफर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से कबल ही में काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अली जफर की जो पेश की मुबारकबाद है उसने सोशल मीडिया सार्फिन को थोड़ा सा हैरान कर दिया है। अली जफर ने एक्स पर बयान में लिखा है कि पाकिस्तान को जुमे के रोज जनूबी अफ्रीका से होने वाले मुकाबले में फतह मुबारक हो, यानी वो पेश की ये इत्तला कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये मैच जरूर जीतेगा और हम सबकी दुआएं भी यही हैं। दूसरी तरफ साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कप्तानी पर तनकीद की है। वो ये कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे हम मौजज़ों के मुंतज़िर हैं, लेकिन मौजज़े भी बहादुरों के साथ होते हैं और मौजज़े ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो कि लड़ना जानते हों। अब बात करते हैं कल होने वाले मैच की, जहां हमने देखा कि वर्ल्ड कप के 24वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त परफॉर्म किया। नीदरलैंड को 309 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़ी फतह उन्होंने हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के 400 रन के हदफ के ताकुब में नीदरलैंड्स की पूरी टीम 21 ओवर्स में सिर्फ 90 रन पर ढेर हो गई। यह वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी है। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैक्सवेल ने 40 पर 8 छक्कों और 8 चौकों की मदद से वर्ल्ड कप की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी भी बनाई है। जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो हमने देखा ऑस्ट्रेलियन टीम की कारकर्दगी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने बाउंस बैक किया है, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अनस सईद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात। अनस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले कल के मैच पर आपका कमेंट चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम को शुरू में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बाउंस बैक करते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो किसी के काबू में आने नहीं वाले इतनी जल्दी। ऑस्ट्रेलियन टीम हमने देखा हमेशा से ही अच्छी रही है। मैंने कभी भी उनका कोई इतना बुरा जो एक बैड फेज आता है, बैड पैच आता है, वो इतने लंबे अरसे देखा नहीं है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अपना जो आगाज है वर्ल्ड कप में बिल्कुल अच्छा नहीं किया था। ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल एक जो कमजोर टीम है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो उन्होंने मैच खेला और उन्होंने कामयाबी हासिल की, तो उसके बाद से जो है वो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम एक मुख्तलिफ नजर आ रही है। और कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब रोकना मुश्किल है। जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, डेविड वार्नर ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो पौने 200 रन की जो है वो इनिंग खेली थी, तो यकीनन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम अब मुख्तलिफ नजर आ रही है और टॉप 4 में शामिल है वो। बाकी जैसे आपने बात की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो उसी तरह ही मुश्किलात का शिकार है। यही डिफरेंस है जो मेंटेलिटी का है, साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट्स होते हैं वो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने आगाज, लेकिन अनस मुश्किलात तो हर टीम पर आती हैं और टीम का काम है ये बाउंस बैक करना। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम भी तो अच्छा कम बैक कर सकती है जिस तरह से ऑस्ट्रेलियंस ने किया है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी बाउंस बैक कर सकती है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है और कप्तान को जो है वो लीड करने की जरूरत है। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक यही नजर आ रहा है कि जो कप्तान है और जो बाकी प्लेयर हैं वो काफी ज्यादा डिप्रेस भी हैं और कुछ गड़बड़ है जो आप कह सकते हैं टीम में हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है क्योंकि जो टीम उस तरह जेल नहीं है। बाकी मैच एक शिकस्त होती है, लेकिन जिस तरह की शिकस्त हो रही है कोई प्लेयर जो है वो एफर्ट करता नजर नहीं आ रहा। तो अगर दुआ गो है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने अगले मैचेस जीते और जो वर्ल्ड कप का जो टॉप 4 है, लेकिन अनस हम देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम को तमाम सपोर्ट है, तमाम फैसिलिटेशन उन्हें हासिल है, इतने महंगे कोचेस हैं, चीफ सिलेक्टर हमारे पास मौजूद हैं, इतने वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। प्लेयर्स की फीसों को जब हम देखते हैं तो वो आसमानों से बातें कर रही हैं, तो फिर परफॉर्मेंस क्यों नहीं है? टीम मैनेजमेंट कहाँ है, कोचेस कहाँ हैं? क्यों प्लेयर्स को बूस्टअप नहीं कर पा रहे हैं, उनका मोराल बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे? फिर
देखिए जी, जैसे ही पाकिस्तान टीम का एक है कि पाकिस्तान टीम जब बाउंस बैक करती है तो अनप्रेडिक्टेबल है, वो एकदम से उसने बाउंस बैक करना है। लेकिन जब पाकिस्तान टीम प्रेशर में होती है तो वो प्रेशर में ही रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच है उसमें अपना फुल स्ट्रेंथ के साथ बाउंस बैक करे। और अच्छी खबर ये है कि फखर जमान ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है और उम्मीद है कि वो अगले मैच के लिए दस्तयाब भी होंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम को एक जारहाना क्रिकेट खेलनी होगी, बिल्कुल ही इस तरह इंडियन प्लेयर्स भी कह चुके हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं इंडिया के मैच में जब हुआ था कि रिजवान और बाबर आजम जो है वो अटैक करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस तरह अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रही है जिस तरह साउथ अफ्रीका खेल रही है, जिस तरह न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेल रही है। तो उस तरह की अटैकिंग क्रिकेट नहीं है, डिफेंसिव क्रिकेट। हमारे जो कोचेस हैं वो जनूबी अफ्रीका को बहुत अच्छा समझते हैं और जनूबी अफ्रीका का जब ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो वो एकदम से चोक भी कर जाते हैं, जिस तरह से नीदरलैंड के खिलाफ मैच में हुआ, किस तरह से वो हारे हैं। तो पाकिस्तानी टीम के पास भी तो एबिलिटी मौजूद है, हम भी स्ट्राइक बैक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने, पाकिस्तान टीम स्ट्राइक बैक कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो है वो हमेशा से ही इफ एंड बट पे रही है। पाकिस्तान जब भी बड़े टूर्नामेंट्स में जाती है तो इफ बट पे हम डिपेंड करते हैं। तो अभी भी वही सूरत हाल बनी हुई है। ये नहीं कह सकते पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, चांसेस अभी भी हैं। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं, टीम के प्लेयर हैं, उनको जो है वो जोर लगाना होगा, उनको कुछ मुख्तलिफ करके दिखाना होगा। पाकिस्तान की जो बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, कहीं भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त मुझे किसी स्ट्रेंथ में नजर नहीं आ रही। बंदा कह सकते हैं इस डिपार्टमेंट में पाकिस्तान टीम स्ट्रॉन्ग है। वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग जो है वो डिपार्टमेंट कहा जाता है, पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर्स हैं पाकिस्तान के बाद। लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरह जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं वो भी जो विकेट नहीं ले पा रहे हैं। तो एक संगीन सूरत हाल बनी हुई है और एज अ पाकिस्तानी और हम दुआ तो कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो टॉप 4 में क्वालिफाई करे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत के है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी है, उसके मुताबिक अभी जो टीम की जो सिचुएशन है उसमें काफी मुश्किल नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक बहस सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं पिचेस के हवाले से कि जो पिचेस हैं वो इस तरह की बनाई गई हैं जो कि पाकिस्तान को फेवर नहीं कर रही हैं। आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। ये जो जहाँ पे जो होस्ट होता है ये उसकी स्वाबदीद होती है, वो अपने मुताबिक पिचेस तैयार करते हैं। बाकी टीमें भी उसी पिचेस पे खेल रही हैं। तो ये बिल्कुल भी एक जिस तरह मिकी आर्थर ने जो वो किया था जी, दिल पाकिस्तान नहीं जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में लगा, तो ये क्या वजह हो सकती है? कि ये हारने की वजह नहीं है। अब नजर आ रहा है जो मैच जो है वो लाइव है, वो सब देख सकते हैं कि पाकिस्तान टीम में उस तरह जान नहीं है कि पाकिस्तान टीम को जो एक शिकस्त होती है, लेकिन वो शिकस्त ऐसी है कि मतलब लड़के हारना जिसको कहते हैं वो भी नहीं है, बिल्कुल ही जो है डाउन है, डिप्रेस है। जिस तरह सोशल मीडिया का प्रेशर है, फॉर्मर प्लेयर का प्रेशर है, वसीम अकरम ने काफी जो है वो पाकिस्तान प्लेयर्स को लताड़ा है। तो यकीनन आप उनको अपने आपने वसीम अकरम का नाम लिया, उन्होंने फिटनेस पर बात की पाकिस्तानी प्लेयर्स की। उन्होंने कहा कि 2 साल से तो इनका फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ। हम बॉलिंग मान सकते हैं, किसी दिन बॉलिंग नहीं चली, किसी दिन बैटिंग नहीं चली, लेकिन फील्डिंग में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? चौके रोकते हैं और फिर से खुद ही चौके वो करवा देते हैं और मतवातर हम देख रहे हैं, कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं। तो फिर मैच किस तरह से जीतेंगे? कोई एक डिपार्टमेंट तो परफॉर्म करे। देखें, आपने सबसे पहले फील्डिंग फिटनेस की बात की है, तो फिटनेस टेस्ट जो है वो मिकी आर्थर जब पहले थे यहाँ पे फिजिकली मौजूद होते थे, अभी तो वो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, तो वो फिटनेस टेस्ट लेते थे। हर टूर्नामेंट से पहले, हर सीरीज से पहले प्लेयर्स को बुलाते थे और उनका टेस्ट होता था। और मुझे याद है कि 2017 में जब इंग्लैंड में उमर अकमल वहां पे मौजूद थे, उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया था, तो उनको मिकी आर्थर ने पाकिस्तान वापस भेज दिया था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो एक काफी स्टिक रहा 2019 तक जब मिकी आर्थर रहे, लेकिन उसके बाद कोई बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुए। बकायदा तो बताया जाता था कि आज प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट होंगे, हो सकता है कि मैच से पहले हो, लेकिन इस साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई लंबा कैंप में नहीं लग सका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम काफी बिजी रही है, लेकिन वो यही है कि फिटनेस टेस्ट जो है वो म्यार है, फिटनेस का वो काफी खासा कम नजर आ रहा है। मैं हारिस रऊफ की खास तौर बात करूंगा, वो भी जो है वो उस तरह फिट नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी काफी दीगर प्लेयर हैं, तो उनको जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दोबारा से फिटनेस टेस्ट की तरफ जाना होगा, क्योंकि कुछ इंडियन प्लेयर्स हैं वो कहते हैं ये फिटनेस टेस्ट जो है वो एक बिल्कुल बेकार चीज है। लेकिन हमें ठीक है ना, एक तनकीद ये भी पाकिस्तानी टीम पर की जाती रही कि हम जब भी दूसरी टीमों से अगर कोई बायलैटरल सीरीज जीते हैं तो वो इसीलिए जीत रहे थे कि जब वो पाकिस्तान आ रहे थे तो उनकी बी टीम आती थी, सी टीम आती थी या डी टीम आती थी। अभी जब उनके तमाम जो करंट प्लेयर्स हैं जिनको वो खिला रहे हैं, जो उनके एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जब उनके साथ हमारा टाकरा हुआ है तो खुल के पता चला कि फिर पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन कहां खड़ी है, बैटिंग लाइन कहां खड़ी है।
नहीं, ये बिल्कुल एक जो वो बिल्कुल गलत तनकीद कर रहे हैं लोग। जो इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा किया है, ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया है। मैंने खुद मैच कवर किया था, पैट कैमरन, स्टीव स्मिथ, सब यहाँ पे थे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि किसी टीम पर जब प्रेशर बिल्ड हो जाता है, उस प्रेशर से निकलना ही जो है वो गेम है। उस प्रेशर से निकल के अपने जो है वो अपनी गेम में वापस आना ही जो है मुश्किल है। और जिस तरह अगर हम पिछले वर्ल्ड कप की बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, पाकिस्तान ने फाइनल खेला, तो आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचेस पे जो है पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में फाइनल खेला। इससे पहले पाकिस्तान दुबई में भी जो है वो फाइनल खेल चुका है, एशिया कप का फाइनल खेल चुका। तो ये नहीं कह सकते पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिल्कुल ही बुरी है। लेकिन अनस, आप क्या देख रहे हैं? बाबर जिस तरह से भी प्रेशर में है, बाबर को इस प्रेशर से कौन निकालेगा ताकि वो टीम को थोड़ा सा एतमाद दे सके? कल गेम प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, जो कप्तान है उसको अगर वो खुद प्रेशर में है तो बाकी प्लेयर प्रेशर में होंगे। बाबर आजम को खुद अपने प्रेशर से निकलना होगा। जो जिस तरह मोहम्मद यूसुफ ने कहा हमें सपोर्ट करना चाहिए, फैंस जो है वो सपोर्ट करें, लेकिन बाबर आजम को जो है वो प्रेशर से निकल के और जो एक अच्छी इनिंग खेल के जो है वो जवाब देना होगा वहां पे इंडिया में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बेहतरीन टीम है। मैं समझता हूँ अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम का जो मोराल है वो इंतहाई जो है वो लो हो चुका है, लेकिन उसको उस पे काबू पाया जा सकता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब वो कामयाबी हासिल की जाए, और तो मैं समझता हूँ अगर ये कल का जो मैच है वो इंतहाई अहम है। अगर ये पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस आएगा और अगले मैचेस जो है वो पाकिस्तान के लिए आसान हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स सहाफी अनस सईद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से, और हमारी हेल्थ के लिए फ्रूट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आज हम उस पर बात करेंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेप फ्रूट के हवाले से, जिसको फलों के इस दल बहार ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखता है, जिसकी फैमिली में किन्नू है, मौसमी है, माल्टे हैं और बहुत से ऐसे शाहकार फल भी शामिल हैं जिनकी आमद का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। ग्रेप फ्रूट की अगर हम बात करें तो उसको उर्दू में चकोतरा कहा जाता है। कुदरत ने अपने बंदों के लिए तमाम ही मौसमों में फलों की शक्ल में कुछ ऐसे उम्दा और आला तोहफे अता किए हैं जो कि हम देखते हैं इंसान को उनकी अफादियत का इल्म उस तरह से नहीं होता। जो गैर मामूली हम देखते हैं मजीद अहमियत है इन फ्रूट्स की, वो उजागर हो जाती है और उनकी कदर में भी इजाफा हो जाता है। अफादियत के लिहाज से जब हम बात करें हैं, गैर मामूली अहमियत का हामिल और बहुत से तिब्बी फ़वाइद ये रखता है। इसका इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में भी इंतहाई मुफीद है। इसी पर मजीद बात करेंगे। माहिर ग़िज़ाइयत सारा फारूकी ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। सारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। ग्रेप फ्रूट बहुत अंडररेटेड फ्रूट है, उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके टेस्ट की वजह से भी लोगों को इश्यूज हैं, उसके जो सही बेनिफिट्स हैं वो भी हम लोगों को नहीं पता। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी रहनुमाई इस हवाले से करें। जी बिल्कुल। ग्रेप फ्रूट आप ऐसे कह सकते हैं कि वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। खास तौर पे जिस तरह का आप देखें आजकल मौसम है, कई लोगों को फ्लू का इशू है, कफिंग होती है और कई लोगों को फीवर भी होना शुरू हो जाता है इस मौसम में। इसमें इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि आपको कफिंग से भी बचाता है, आपके फ्लू से भी बचाता है। खासतौर पर जिनको ये इश्यूज चल रहे हैं वो भी अगर ग्रेप फ्रूट का यूज़ करें तो ये आपकी इम्यूनिटी को जो है स्ट्रॉन्ग करता है और आपको इस चीज़ से बचाता है। उसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है। अच्छा, जैसे आपने गले की बात की, गले को ठीक करने के लिए, लेकिन अब जब हम टेस्ट इसका देखते हैं तो वो तुर्श है, तो लोग इसलिए घबराते हैं और वो फिर ये पूछते हैं कि क्या तरीका इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो फिर साथ वो काला नमक यूज करते हैं या कोई, तो फिर इस तरह की कोई चीज ऐड करनी चाहिए या वगैरह में आप यूज कर सकते हैं इसको, या आप जूसेस के फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं। आप जो है डिफरेंट चीजों के अंदर आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि डायरेक्टली आप इसको यूज करें। ठीक है, तो ये एक बड़ी बहस रहती है कि जूस पी लें या खा लें, तो फिर दोनों सूरतों में आप इसे यूज कर सकते हैं। ज्यादा फायदा वैसे ये कहा जाता है खाने में। हाँ बिल्कुल, एज ए फ्रूट लिया जाए। उसका रीजन ये है कि इसमें फाइबर भी मौजूद है। फाइबरस फूड जितने भी हैं आपके, एक तो ये आपके वेट लॉस में भी वो हेल्प करते हैं। खासतौर पे इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि वेट लॉस में हेल्प करता है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे इसका आप इंटेक कर रहे हैं तो ये आपको, क्योंकि इसमें फाइबर है तो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखेगा, आपको भूख कम लगेगी। पूरे दिन में भूख जब कम लगती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है खाना पीना कंट्रोल रहता है, कैलोरी अमाउंट जो है आपका इंटेक जो है आपका वो कंट्रोल रहता है, तो आप कम खाते हैं और इससे आपका जो है वेट भी रिड्यूस रहता है। ठीक है। अच्छा, विटामिन सी की एक बड़ी अच्छी क्वांटिटी इसमें है, फाइबर आप कह रहे हैं बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, जिंक भी है, कॉपर भी है इसके अंदर, और ये जितनी भी चीजें हैं ना ये सारी आपकी गोल्ड नहीं है गोल्ड नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट आप बता रही थी कि वो फिर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उस पर एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन को कम करने में ये हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा बॉडी में अगर किसी तरह
कि कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इस तरह से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा, और ये भी कहा जाता है जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, बहुत बेनिफिशियल है। उसकी रीजन ये है क्योंकि इसमें फाइबर है। जितने भी फाइबरस फ्रूट्स होते हैं, अगर आप एज अ फ्रूट उसको लेते हैं तो वो ये है कि आपका ग्लूकोज लेवल बहुत जल्दी स्ट्राइक नहीं करता, बहुत इंक्रीज नहीं करता जो ब्लड शुगर लेवल है। तो उससे ये होता है कि जो डायबिटिक्स है वो भी इसका इंटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक कड़वाहट के एलिमेंट भी इसमें मौजूद है, हम देखते हैं जब इसको खाते हैं, मैं भी काफी यूज करता हूँ इसको, तो वो उसका क्या फायदा है हमें? देखिए, एक्वायर्ड टेस्ट होता है, बस यही है कि आपने अगर आपका कई लोगों को नहीं पसंद आ रही होती चीज, फॉर एग्जांपल कई लोगों का ज्यादा कड़वा निकल आता है, कई लोगों को जैसे जापानी फल भी पसंद नहीं आ रहा होता, हालांकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह से ये है कि थोड़ा थोड़ा करके अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दें तो आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है उस चीज के लिए। ठीक है, और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें आप समझती हैं कि उन्हें तो ये लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जितने भी आपके डायबिटिक्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं खासतौर पे, क्योंकि ये हाइपरटेंशन को भी डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं, इसके हार्ट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, जिनको हार्ट डिजीज का इशू है वो भी अगर इसका इंटेक करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी डिक्रीज करने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल LDL लेवल्स को आपकी ये डिक्रीज करने में हेल्प करती है, तो हार्ट पेशेंट्स भी इसका इंटेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इसको पर डे एक इसको कंज्यूम करते हैं, एक उसके पीस को, तो वो आप क्या समझती हैं, वो इनफ है या क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए? नहीं, आप डेली बेसिस पे 1 to 2 जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब जूस की क्वांटिटी में हम जाते हैं फिर हम देखते हैं कि फिर वो क्वांटिटी बढ़ जाती है। और विटामिन सी, मैंने बहुत से लोगों को देखा कि जब वो विटामिन सी की एकदम इंटेक करते हैं, स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मुझे ये इशू बड़ा आता है कि अगर मैंने मौसमी का जूस एक ग्लास पी लिया तो फिर मेरा ब्लड प्रेशर मुझे फील होता है कि वो हाई होना शुरू हो गया। नहीं, आप इस तरह से जूसेस की फॉर्म में उसको ना लेना, एज अ फ्रूट आप उसको लें, क्योंकि जब आप जूसेस में आ जाते हैं तो क्वांटिटी उसकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। और हमेशा वैरायटी रखनी चाहिए, क्योंकि विटामिन सी के भी अगर आप देखें जो ऑप्शंस हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आपने ना वैरायटी मैक्सिमम रखनी है, एक ही तरह के फ्रूट के ऊपर फोकस ना रहे, क्योंकि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ आपको वो मिनरल्स और विटामिन्स होना चाहिए। फिर इसका मतलब तमाम फ्रूट्स आप फिर आप सैलेड की फॉर्म में ले लें, सैलेड की फॉर्म में डेली बेसिस पे लें, एटलीस्ट आपकी 3 सर्विंग्स होनी चाहिए फ्रूट्स की, वो भी डिफरेंट फ्रूट्स की, क्योंकि हर फ्रूट में जो है एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं। ठीक है, जो कि बेनिफिशियल होता है। अच्छा, हमारी पहली कोशिश होती है कि हम मल्टीविटामिन्स की तरफ चले जाते हैं, तो इसमें अब इतनी चीजें जैसे आप बता रहे हैं, विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत चाहिए है, फाइबर, जिंक, कॉपर, ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं, देन व्हाई मल्टीविटामिन्स जब हमारे पास फ्रूट्स में इतनी सारी चीजें मौजूद हैं? देखिए, लोग नहीं लेते ना। अब आप देखिए कितने लोग हैं जो कहेंगे हम डेली बेसिस पे फ्रूट्स का इंटेक करते हैं, कोई भी नहीं करता है। डेली बेसिस पे आप वेजिटेबल्स का भी इंटेक नहीं करते। जब हम किसी से बात करते हैं कि आप वेजिटेबल्स आप डेली बेसिस पे खाते हैं, तो कहते हैं हम सालन की फॉर्म में खाते हैं। तो वो सालन में जब आपने एक दफा उस चीज को भून दिया है तो वो उसमें जो उसके अंदर जो विटामिन खत्म हो जाते हैं, वो बात उसमें नहीं रह जाती। आपने अगर लेना है तो सैलेड की फॉर्म में लें। सैलेड डेली बेसिस पे कोई भी नहीं लेता है, तो ऑटोमेटिकली आप में मिनरल्स, विटामिन्स की डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं जब आप उसका कंज्यूम ही उसको आप नहीं करें डेली बेसिस पे। तो इसलिए फिर मल्टीविटामिन्स आ जाते हैं, फिर आप मल्टीविटामिन्स आपको लेने पड़ते हैं ताकि अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकें। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से कहा जाता है कि वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, फॉर मेल फॉर फीमेल दोनों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। इस पे मैं एक चीज ऐड करूंगी कि इस पे डिपेंड नहीं होना इस तरह से कि भाई मैं सिर्फ डेली बेसिस पे ग्रेप फ्रूट लेता रहूं, अपनी मर्जी से मैं जंक फूड खाता रहूं तो उससे मेरा वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अच्छा, उसका मेरा पूछने का मकसद सिर्फ ये था कि बहुत से लोग हम देखते हैं कि वो फिर कुछ मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, जैसे सप्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें बहुत से ऐसे हैं, उसके डिफरेंट नाम है, नाम मैं कोट नहीं करना चाहूंगा, तो वो फिर ये उससे काउंटर कर रहे हैं अब लोग कि शायद ये वो काम करेगा, तो ऐसा है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर आप वेट लॉस सप्लीमेंट्स की तरफ की बात कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि जितना मतलब कट ऑफ हो सके उस चीज़ से। डाइट से अगर आप वेट लॉस करें वो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी मेडिसिनल चीज़ आप जैसे अपनी बॉडी में आप इंट्रोड्यूस कराते हैं उसके साइड इफेक्ट्स लाजमी होते हैं, तो चाहे कोई भी चीज़ उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो कोशिश करें जितना नेचुरल फूड्स की तरफ रहें वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, लास्ट कमेंट मैं चाहूँगा कार्डियक अरेस्ट के हवाले से, उसकी सबसे बड़ी रीजन आजकल हम देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल का है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए ये कितना ज़्यादा अच्छा है? बहुत अच्छा है। डेली बेसिस पे इससे रिलेटेड और भी जितने भी फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, अगर आप डेली बेसिस पे लेते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल LDL लेवल्स डिक्रीज करता है। उसी तरह से जिंजर है, गार्लिक है, वो भी हेल्प करता है। तो इस तरह से डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का आपने इंटेक करना है और डेली बेसिस पे करना है। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो LDL लेवल्स को कुछ मनपसंद चीजें होती हैं, फिर वो उनको कंटिन्यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रखें तो इससे माहिर ग़िज़ाई सारा फारूकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन, और अब आपको लिए चलते हैं हम इस वक्त नूरपुर के तवस्सुत से अनम शेख हमारे साथ मौजूद हैं और हम किचन में मौजूद हैं जहां नवाबी सवैयां आज बनाई जा रही हैं, फ्रूट ट्राइफल आज बनने जा रहा है। तो अनम से जानते हैं, अनम क्या तैयारियां हो रही हैं आज? जी अनवार, कैसे हैं? पहले आप। और आज हम नूरपुर के किचन में बनाने जा रहे हैं नवाबी सवैयां बनाएंगे और साथ ही हम नूरपुर के साथ फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड बनाएंगे। अच्छा। जिसमें हम नूरपुर का मिल्क यूज करेंगे और हम इसकी जो है नूरपुर की जो क्रीम इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे, चीनी डालेंगे और कस्टर्ड रेडी कर लेंगे। और उसके बाद आप कोई भी पाउंड केक जो प्लेन केक होता है वो लेकर और अपनी मर्जी के कोई भी फ्रूट्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और उसकी जो है फिर हम प्लेसिंग करेंगे। अच्छा, ठीक है। और तो ये जो नवाबी सवैयां आप बता रही हैं, इसको नवाबी सवैयां क्यों कहा जाता है? अच्छा, इसको नवाबी सवैयां इसलिए कहा जाता है कि एक तो पहले इसको हम फ्राई करेंगे सवैयों को हल्के से 1-2 टेबलस्पून घी के अंदर, और उसके बाद मैं इसके अंदर ग्रेजुअली, अब जैसे कि ये सवैयां मैंने फ्राई कर ली हैं तो अब मैं इसके अंदर ये नूरपुर जो मिल्क है वो ऐड करूंगी, तकरीबन 1/2 लीटर के करीब, और इसके अंदर 1 कप चीनी जाएगी। और नवाबी इसलिए है कि इसके अंदर क्योंकि नट्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा है और क्रीम की भी इनटेक होगी इसके अंदर, तो उस वजह से जब आप इसको खाएंगे तो ये फ्लेवर में काफी रिच अच्छा फ्लेवर होता है। और कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? क्योंकि बहुत इजी है, बहुत इजी, घरों में हम देखते हैं पहले भी सवैयां बनाई जाती हैं। बिल्कुल जल्दी से, ये थोड़ी सी डिफरेंट सवैयां आप इसे कह लें, क्योंकि इसकी जो बेस है वो पहले सवैयों को हम फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद हम उसमें मिल्क जैसे नूरपुर का मैंने ऐड किया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने वनीला कस्टर्ड को मिक्स किया हुआ है, फिर हम इसके अंदर वनीला कस्टर्ड ऐड करेंगे। अच्छा, ये रेगुलर वो वाली नहीं सवैयां होंगी कि जो थोड़ी पतली पतली सी होती है, ये थोड़ी थिक फॉर्म में जो होंगी सवैयां होंगी। जैसे ही थोड़ी सी सवैयां इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएंगी मिल्क के अंदर, तो फिर मैं इसके अंदर जो है कस्टर्ड ऐड करूंगी। और यहाँ पे मेरा तो ये पहली दफा कि मैं किचन में मेरा इतना इंटरेक्शन हो रहा है, मैं तो घर में भी कभी इतना इंटरेक्शन नहीं किया, तो मुझे चीजों का उस तरह से आइडिया नहीं है। अच्छा, सवैयां हो गई और दूसरी हमारी डिश कौन सी रेडी होगी? दूसरी कस्टर्ड मैं बनाऊंगी। अब यहाँ पे जो है मिल्क बॉईल हो गया है, ठीक है, और ये मैंने कस्टर्ड रखा हुआ है, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर वनीला कस्टर्ड। अच्छा, यहाँ पे आप पर्सनल चॉइस है आपकी अपनी कि आप जो है कस्टर्ड कौन सा ऐड करना चाहते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर बनाना ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई भी जो भी आपको पसंद है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कस्टर्ड की जो थिकनेस है वो हम साथ साथ देखते रहेंगे कि हमें कितना थिक कस्टर्ड चाहिए। तो अगर मुझे और ज़रूरत पड़ेगी, अभी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड किया है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और भी ऐड कर दूंगी। और इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप के करीब जो है मैंने शुगर ऐड की हुई है। अच्छा, तो कितना टाइम टेकिंग है ये दोनों डिशेस का, वो भी बता दें? अच्छा, कितना वक्त लगता है? बहुत जल्दी बनने वाली डिशेस हैं दोनों ही, इतना ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं, 7 to 8 मिनट्स में मैं दोनों डिशेस जो है रेडी कर लेंगे। अगर आपकी सारी जो वो कहते हैं ना कि मेजन प्लेस हमारी जुबान में वो अगर हुआ है, सब कुछ रेडी है तब। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर ये देखें कि कस्टर्ड ऑलमोस्ट जो है रेडी होने वाला है, तो मुझे थोड़ा सा कस्टर्ड में और यूज करूंगी इसके अंदर, और कस्टर्ड डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट, अच्छा इस मोमेंट के अंदर हम इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करेंगे क्रीम। अच्छा, क्रीम क्या करती है? बेसिकली कस्टर्ड को बड़ा सॉफ्ट करती है और उसका टेक्सचर भी बड़ा सॉफ्ट रखती है। ठीक है, तो इससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो आप जो है इसके अंदर नूरपुर की क्रीम ऐड करें। और अच्छा, नूरपुर जब भी हम इस तरह की कोई डिशेस बनाते हैं, नूरपुर, जिस तरह नूरपुर की बात कर रहे हैं, जो ब्रांड्स हैं ऑब्वियसली, वो आपको क्या लगता है कितनी एनहांसमेंट है ब्रांड वाइज? जब हम चलते हैं तो नूरपुर का ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा नाम है, हम लोग अपने घरों में भी यूज करते हैं। बिल्कुल। तो आप जिस तरह से नई पैकेजिंग उसकी देख रहे हैं, एक माओ के लिए उन्होंने बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया, और एक ऐड भी हमने उनका देखा, बड़ा पसंद आ रहा है सबको, तो उस हवाले से मैं चाहूंगा कि आप बताएं। अच्छा, इसकी पैकिंग जो है वो वैसे भी मुझे भी बड़ी अच्छी लगी है, कलरफुल सी है, ग्रीन, और आपको पता है कि माओ का वैसे भी बड़ा ताल्लुक है नूरपुर के साथ, और एक नूरपुर की एक बहुत बड़ी रेंज है। तो मेरा तो ख्याल है कि हमें मोस्टली, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं सिवाय मिल्क के अलावा और भी बहुत सी रेंज है, तो आपकी जो डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकती है। तो मेरा तो ख्याल है कि हमें डेली यूज़ में जो है अपना नूरपुर को बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, चाहे वो मिल्क हो। हम आजकल घरों में रूटीन अब ये देखते हैं कि माओ के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये होती है कि बच्चों ने जब सुबह सुबह स्कूल जाना है तो उनके मूड स्विंग्स को देखना है, उनके चॉइसेस को देखना है, डेली उठकर आपको कोई ना कोई नई चीज़ बनानी पड़ती है, और उसके
उसके लिए मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिस तरह से नूरपुर अब इनिशिएटिव भी ले रहा है माओं का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दिन का आगाज़ जब होता है, हम देखते हैं हम काम पर जब जाने लगते हैं और बच्चों ने जब स्कूल जाना होता है, तो अब ये कितना वक्त इसमें बाकी है, क्योंकि हमें ब्रेक लेनी है, फिर ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन भी शो करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप खाने अच्छे बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी चाहिए होती है, क्योंकि हमेशा खाना जो है वो पहले आंखों से देखा जाता है और उसके बाद फिर आप उसको खाते हैं। तो खाना देखने में प्रेजेंटेबल होगा ही तब ही आपका दिल करेगा। अच्छा, यहाँ पे नवाबी सवैयाँ जो है मैंने इस पे कस्टर्ड ऐड कर दिया है और अब मैं इस मोमेंट के अंदर इसके अंदर चीनी ऐड करूंगी तकरीबन हाफ कप के करीब। अच्छा, चीनी जो है आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप उसमें कितनी ऐड करना चाहते हैं, स्वीटनेस आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और साथ में हम इसके अंदर हाफ कप के करीब जो है क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है, नूरपुर क्रीम। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी जो नवाबी सवैयाँ हैं ये रेडी हो गई। बस एक बॉईल आएगा तो मैं इसको जो है वो सर्व कर दूंगी और इसके ऊपर जो है हम नट्स डालेंगे। और अगर आपके पास चांदी के वर्क अवेलेबल है तो आप वो भी इनको लगा सकते हैं। पूरा रॉयल नाम है, वो कंप्लीट रेसिपी, पूरी रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो प्रेजेंटेशन आपको शो करेंगे। अनम ने अभी हमारे लिए 2 डिशेस रेडी की हैं, वो फिर आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और अभी हम मौजूद हैं नूरपुर के किचन में। अनम हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त तैयारियों में मसरूफ़ हैं। प्रेजेंटेशन वो इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि बेहतर से बेहतर हो, अच्छी से अच्छी हो। जो इस वक्त आप नियो की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, काफ़ी मेहनत करती हैं अनम जब भी हमारे शो पर आती हैं। और यही वो कह रही थी कि कुकिंग सेगमेंट जो है वो हमारे एक शो का हिस्सा होना चाहिए। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अनम दोबारा से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हो। तो हम ये आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जो रेसिपी थी, आज का जो फूड ट्रैफल बना है, नवाबी सवैयाँ बनी है, वो आप सबको कैसी लगी हैं? जी अनम, अब आपसे फाइनल कमेंट में चाहूंगा। बिल्कुल, जो हमारा फ्रूट ट्राइफल है नूरपुर का जो हमने बनाया जिसके साथ हमने, वो रेडी हो चुका है। अब नवाबी जो सवैयाँ हैं वो जो है मैं थोड़ा सा डिश आउट कर लेती हूँ। अच्छा, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कि कितनी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जो हमारे नट्स हैं। अच्छा, नट्स की चॉइस जो है आपकी अपनी पर्सनल है, वो आप चाहें तो पिस्ते, बादाम, वॉलनट्स कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो और घर में जैसे जब हम सवैयाँ बनाते हैं, हाँ, तो वो ये उससे किस तरह से डिफरेंट है? ये इसके डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर एक तो हमने जो मिल्क जो हमने रेडी किया है वो कस्टर्ड के साथ हमने रेडी किया है। अच्छा। प्लेन मिल्क नहीं है ये। ठीक है। और हम जब आम घर में सवैयाँ बनाते हैं उसके अंदर हम बिल्कुल भी क्रीम नहीं ऐड करते क्योंकि उसको जरूरत नहीं होती। और इसको थोड़ा सा रिच फ्लेवर एनहांस करने के लिए इसका फ्लेवर हम इसके अंदर जो है क्रीम भी हमने ऐड की इसमें। और इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जो है हमने वनीला कस्टर्ड ऐड किया है। अच्छा, मैं इसके अंदर पर्सनली यही कहूंगी कि आप इसके अंदर वनीला कस्टर्ड ही ऐड करें, क्योंकि अगर आप इसके अंदर कोई और जैसे बनाना फ्लेवर ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा आपको मजेदार नहीं लगेगा सवैयों के साथ। तो ये जो आज की दोनों रेसिपीज हैं वो रेडी जी, डिशेस हमारी दोनों रेडी हैं। और मैं कैमरामैन को कहूँगा क्लोजअप करके आप लोगों को जरूर दिखाएं कि नूरपुर में बनी ये जबरदस्त किस्म की जो डिशें, हम बल्कि पूरी टीम हमारी यहाँ पर कैमरामैन मैं देख रहा हूँ वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रोग्राम खत्म हो और सबको ये चखने का और खाने का मौका मिल सके। हम भी वेट कर रहे हैं। ना लास्ट कमेंट में आपसे ये चाहूंगा कि हर रोज हम देख रहे हैं कि माओं को बड़ी मुश्किल होती है नाश्ते बनाने में, बच्चों के जो मूड स्विंग्स हैं उसका भी ख्याल रखना है। डेली कौन सी ऐसी नाश्ते हैं जो कि हम नूरपुर को यूज करके उसको हम बना सकते हैं? अच्छा, इसके साथ नूरपुर मिल्क के साथ आपके पास बड़ी अच्छी ऑप्शन है। आप ओट्स बना सकते हैं, आप उसको जो कि बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। आप उसके अंदर थोड़े से नट्स ऐड करें। अच्छा, कोई भी सीरियल आप उसके साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप डाइट पे हैं तो कोई भी विटाबेक्स या कोई भी मूसली टाइप के आप सीरियल्स भी यूज कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, और इसके साथ आप बहुत अच्छे से पैनकेक्स भी बना सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मिल्क उसके अंदर ऐड ऑन होता है तो आप पैनकेक्स भी बना सकते हैं, फ्रेंच टोस्ट भी बन सकते हैं। और स्पेनिश ऑमलेट, फ्रेंच ऑमलेट में भी थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड ऑन होता है। तो ब्रेकफास्ट की तो फिर नूरपुर देखा जाए तो बहुत लंबी रेंज है उसकी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनम हमारे साथ मौजूद थी और नूरपुर के किचन से आपको खुदा हाफिज कहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।